हेलो फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ मिस्टर डेविल की मिस्टर डेविस कहानी का अगला भाग लेकर। तो आप सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया। लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी खुद की लिखी हुई स्टोरी नहीं है। ये जो लेखिका लिखती हैं मुस्कान शुक्ला जी, वो बहुत टाइम बाद इसका एक एक एपिसोड डालती हैं। तो जैसे ही वो नई एपिसोड डालती हैं मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं इसलिए अब पिछले भाग को मैं रिपीट करती हूँ। पिछले भाग में आप सबने सुना अभ्युदय को अपने केबिन में बेचैनी से होती है और उसे इस बात का डर होता है कि कहीं अभ्या किसी मुसीबत में तो नहीं। उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है वो अपना फ़ोन गुस्से में पटक कर तोड़ देता है और सीधे अभ्या के कंपनी पहुंच जाता है। ऐसा भागकर अभ्या को बताती है कि किंग नीचे आए हैं और 3 मिनट में आपको उनके पास ही जाना है। अब आगे। थोड़ी ही देर में गाड़ी के करीब पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे किया ही था कि एकदम से दरवाज़ा खुल गया और इसी के साथ उसने अंदर देखा। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रहा था। उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर दाखिल हुई और इसी के साथ उसने ड्राइवर की तरफ देखा और उसके इशारे को समझते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और गाड़ी के पार्टीशन को भी ऑन कर दिया। कुछ ही देर में वे लोग पार्किंग एरिया से बाहर आ गए और अब उनकी गाड़ी दिल्ली के सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो खामोशी से उसे देखते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी नज़रों का एहसास होते हुए भी उसने ना उससे कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। यही कारण था वो और बेचैन नजर आ रही थी। कुछ पल तक दोनों की दरमियां यूं ही खामोशी कायम रही। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उसे एकदम से एहसास हुआ कि गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। कुछ ही समय में वो ग्रे मैंसन की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसे समझ आया, मगर इस वक्त घर क्यों जाना है, वो भी इतनी जल्दबाजी में। उसने कसकर अपने हाथ में फ़ोन को पकड़ लिया और टकटकी लगाए उसे निहारने लगी। उसने अपनी बेचैनी को संभालते हुए कहा, मिस्टर राणा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल गहरी हो चुकी थीं और नज़र गहराई से उस पर ठहरी हुई थी। उसकी ऐसी नज़रें अक्सर ही उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया करती थी और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके आगे के शब्द कहीं खो गए और वो एकदम खामोश होकर उसे देखने लगी। गाड़ी बड़े से मेंशन के दरवाजे पर आकर रुक गई और ड्राइवर बाहर आया। उसने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर आते हुए उसने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। खुद अभया की तरफ बढ़ते हुए उसने उसकी तरफ का दरवाज़ा ओपन किया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक पल को उसकी तरफ देखने के बाद उसने धीरे से अपने हाथों को उसकी हथेली पर रख दिया और बाहर आई। उसने एक नज़र मेंशन पर डाले जब उसके कानों में उसकी गंभीर आवाज़ पड़ी, मेरे साथ आइए। वो कुछ बोली नहीं और उसके साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों मेंशन के पिछले हिस्से में आए, जहाँ से उनके कमरे की बड़ी सी बालकनी साफ नजर आती थी। थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों एक बड़े से हिस्से में आए, जहाँ पर उन्हें जंगल का सबसे खूबसूरत हिस्सा नजर आया। वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे दिखाई दिए, जिनके आसपास कई सारी खूबसूरत फूल और पौधे उनकी खूबसूरती बढ़ाते हुए नजर आए। वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था जो कि झरने से जुड़ा हुआ था। उसकी आवाज़ वहाँ के माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। कलकल करती आवाज़ माहौल में एक अलग ही सुकून फैला रही थी। वहीं बड़े से पेड़ के पास अभ्युदय ने इशारा किया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। खूबसूरती में खोई हुई अभ्या की नज़र उसकी तरफ थी ही नहीं। वह उसके इशारे को देख नहीं पाई। जब उसे अपने हाथों पर खिंचाव का एहसास हुआ तब उसका ध्यान उसकी तरफ गया और उसने अपने कदम उसके पीछे पड़े। पेड़ के पास बैठते हुए उसने भी अपनी बगल में बैठने को कहा। एक पल के लिए उसने उसे देखा, फिर खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। जंगल काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से धूप सीधी तौर पर अंदर नहीं आ पा रही थी। बस उसके कुछ अंश पेड़ों से टकराकर जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे थे। सामने तालाब की तरफ देखते हुए उसने सीधे तौर पर पूछा, आप जानती हो कि मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं। इसके बावजूद मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप सीधी तौर पर मेरी बातों का जवाब देंगी। उसकी धड़कन एक अजीब से डर के साथ बढ़ती हुई महसूस हुई और वह चाहते हुए भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई।
उसकी खामोशी को महसूस कर उसने उसकी तरफ नज़र डाली, और जैसा उसने सोचा उसके देखते ही उसने उसके ऊपर से अपनी नज़रों को हटा लिया और नर्वसनेस में सामने देखने लगी। यूं तो उसे अपने एक्सप्रेशन छुपाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, मगर उसके आगे उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती थी, और इस बात से वो बखूबी वाकिफ थी। मगर फिर भी एक कोशिश कर रही थी। उसने मजबूती से अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझा रखा था और सामने देखते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी मानो उसने उसके बातों को सुना ही ना हो। अभ्युदय के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक झटके से उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी गिरी आंखें उसकी हरी आंखों में गहराई से टिकी हुई थी। उसने अपनी आवाज को हल्का भारी किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मिसेज राणा, आप इस तरह मेरे सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं आपको समय दूंगा, तब तक जब तक आप मुझे सारी बातें खुद नहीं बता देती। मगर आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आपसे जवाब चाहिए। आपकी हरी खूबसूरत आंखों में भरी लालिमा इस बात की गवाही है कि आप रो रही थी। कुछ ऐसा था जिसने आपको परेशान किया, जिसने एक बार फिर आपको आपकी अतीत की याद दिलाई। तो बेहतर यही होगा कि अब आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, वरना अगर मैं अपनी तरफ से आपसे बातें निकलवाने की कोशिश किया तो अभ्युदय से केवल एडीके बनकर आपसे सवाल जवाब किया तो यकीनन वो आपको पसंद नहीं आएगा। और पर्सनली मैं खुद भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, मगर आप ऐसे ही मेरे सब्र का इम्तिहान लेती रहीं तो मजबूर होकर मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे हम दोनों को ही तकलीफ होगी। उसने उसके चेहरे को छोड़ दिया और आराम से पेड़ से लगकर बैठ गया। उसकी गहरी नज़र अभी भी उस पर टिकी हुई थी। वो क्लियर तौर पर देख पा रहा था कि उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर कई सारे भाव आते जाते दिखाई दिए। उसकी आंखें एक अजीब से दहशत के साथ उसे ही देख रही थी। उसकी उंगलियां जो थोड़ी देर पहले आपस में उलझी हुई थी अब बुरी तरह कांपने लगी थी। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों को जोड़ते हुए गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर मैं आपको सब कुछ बताने का वादा करूं और अभी इसी वक्त आपको सब कुछ बता दूं, तो क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दोगे कि आप मुझे छोड़ोगे नहीं? जिस तरह अभी इस लम्हे में मैं आपके साथ हूँ, उसी तरह आगे भी मैं आपके साथ रहूँगी। हमेशा मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा और हम दोनों पर केवल एक दूसरे का अधिकार होगा। बोलिए, अगर मैं आपसे अपना अतीत बता दूं और मान लीजिए कि उसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि सही नहीं, तो क्या तब भी हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा अभी है? वो 2 पल उसे देखता रहा, फिर उसे खींचकर अपने करीब किया। उसने एक हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत किया और दूसरे को उसके बालों में उलझाते हुए उसका चेहरा खुद के और करीब किया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि उन्हें एक दूसरे की सांस अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। उसने इंटेंस लुक के साथ उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक बार फिर दोनों की धड़कनों का शोर बढ़ गया और उसके हाथ अभ्युदय के कंधे और सीने पर आकर ठहर गए। गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए उसने बस इतना कहा, अभ्युदय सिंह राणा ने आज तक अपने शब्दों से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने सर्टिफिकेट पर साइन करने के बाद ही आपको कमिटमेंट दी थी, मगर उसके बावजूद अगर आप सवाल करती हो तो उसका बस एक ही जवाब है कि हमारे दरमियाँ जो भी हो, हमारा अतीत जो भी हो, मगर उससे हमारे दरमियाँ मौजूद रिश्ते पर कोई असर नहीं होगा। अब कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और आगे भी सिर्फ मेरी रहोगी। अभ्या राठौर पर केवल अभ्युदय सिंह राणा का हक होगा ताउम्र के लिए। अपनी बात खत्म करने के साथ ही उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बीच दोनों की आंखें एक दूसरे से उलझी हुई थी, जिनमें इमोशन साफ नजर आए। यूं तो जहाँ ऐसे भी अभ्या की आंखों में उसके लिए मोहब्बत नजर आती थी, आज उसे भी अभ्युदय की आंखों में अपने लिए वही जज्बात नजर आए जो कि वो महसूस करती थी। उन दोनों के होंठ बुरी तरह एक दूसरे से उलझ गए और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी बंद आंखों को देखा, उसने उसे खुद की ओर करीब किया और हल्के से उसकी लोअर लिप को बाइट कर लिया। उसने दर्द से अपनी आंखों को खोल
उसकी तरफ देखा और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के मुंह के स्वाद को चखने में व्यस्त हो गए। उसने भी उसका पूरा साथ दिया, उसका हाथ का अभ्युदय के बालों में उलझा लिया और उसे एहसास भी नहीं हुआ। अभ्युदय उसे सारी बातें जानने के लिए पहले उसे कंफर्टेबल करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके मन में कोई भी डर ना हो, जिसके कारण अब वो खामोश हो जाए। आज वो इसी सोच के साथ उसे अपने साथ लाया था। आज उसका सारा अतीत उसके मुंह से जान कर रहेगा। जब तक वो अपना डर और अपना अतीत उसके सामने जाहिर नहीं करेगी, वो यूं ही परेशान और उलझन में रहेगी और अभ्युदय भी अपने मकसद पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर उसे अपने मकसद को अंजाम देना था, उससे पहले उसे अपनी बीवी के मैटर को सॉल्व करना था। थोड़े समय बाद उसने उसे छोड़ा और जब उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा था, उसने उसे खुद से सटा लिया और मजबूती से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा दिया। दोनों की नज़र सामने की तरफ थी। सामने झरने के पानी को देखते हुए उसने कहना शुरू किया, मेरा पूरा नाम अभया धीरेन्द्र राठौर है। धीरेन्द्र राठौर मेरे डैड हैं और मैं उनकी अडॉप्टेड बेटी, इसलिए उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़कर चली गई थी। मुझे वो ठीक तरह से याद भी नहीं है। मैंने उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, पर मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो मुझे बहला फुसला कर अनाथ आश्रम ले गईं। मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छा समय गुजारा और जब मैं शाम को ढूंढते हुए वापस आई जहाँ उन्होंने मुझे छोड़ा था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए वहाँ छोड़ दिया। उस एक लम्हे में पूरी तरह टूट गई थी मैं। आपको एहसास भी नहीं होगा ना। मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं उन एहसासों को शब्दों में बयां कर सकूं। आपको पता है, उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 5 साल रही होगी। अपनी 5 साल की ज़िंदगी में मैंने अपनी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, उसके साथ कोई वक्त नहीं बिताया, या फिर यूँ कहूँ कि मैं उसके लिए ज़रूरी थी ही नहीं। वो कभी मेरे साथ रहती नहीं थी। परिवार के नाम पर केवल मेरे पास वही थी और उसके साथ एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने मेरा ख्याल रखा था। उस वक्त तो कुछ भी समझ नहीं आया था, मगर आज सोचती हूँ तो एहसास होता है कि वो सब समझती थी, मेरा ख्याल रखती थी। तो मेरी उसकी आंखों में जो भाव होता था, वो ममता का नहीं था, वो मेरे लिए दया और तरस का था। उसे मेरे ऊपर दया आती थी और मेरे ऊपर उसे तरस आता था। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ को अच्छी तरह समझती थी। मैं खुद बेवकूफ़ थी जो कुछ भी समझ नहीं पाई। उसकी बेरुखी, उसका मुझे समय ना देना, गलती ना होने पर भी मुझे मारना पीटना, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालना, कुछ नहीं समझती थी। क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे अच्छी होती है और मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही था जब उसने मुझे छोड़ दिया। आप सोच भी नहीं सकते, मैंने महीनों उनका इंतज़ार किया था कि शायद वो मुझे लेने आ जाए, शायद उन्हें मेरी याद आ जाए, शायद वो गलती से मुझे यहाँ छोड़ दिया। मगर मेरी सारी उम्मीद टूट गई और मैं पूरी तरह खामोश हो गई और बिल्कुल अकेली हो गई। जब मेरी मुलाकात आयशा, आहिर और माहिर से मिली, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा आयशा मेरी तरह तन्हा और अकेली थी, मगर तुम मेरी तरह खामोश बिल्कुल नहीं थी। उसके स्वभाव में चंचलता थी और उसके साथ मैं जल्दी ही घुल मिल गई थी। मुझे उसके रूप में वहाँ एक साथी मिला जिसके साथ मैं सारा समय बिताने लगी। मैं धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगी और उस आश्रम को अपना परिवार मानकर उनके साथ रहने लगी। आहिर और माहिर वहाँ नहीं रहते थे, उनका अपना परिवार था जो उन्हें बहुत प्यार करता था। और उसकी माँ सरिता आंटी, वो बहुत अच्छी थी। उनके अपने 2 बेटे और एक परिवार होने के बाद भी वो अपना समय आश्रम में बिताती थी। वहाँ के सब बच्चों को अपनी औलाद की तरह मानती। खास तौर से उनका लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उनका स्वभाव ऐसा था कि कोई भी आसानी से उनके साथ घुल मिल जाता था और वो उस पर खूब प्यार जताती थी। मेरे और आयशा के साथ भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट था। मौजूद हर लड़की उनकी फ़ैन थी। वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हम सभी के लिए अपने हाथ का खाना बना कर लाती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा था जब एकदम से मेरी ज़िंदगी में एक तूफान आया। धीरेन्द्र राठौर, मैंने उन्हें पहली बार तब देखा था जब वो आश्रम में डोनेशन देने आए और मुझे देखने के साथ ही उनका स्वभाव बदल गया था। मैं नहीं समझ पाई ऐसा क्यों हुआ, मगर उन्होंने मुझे देखने के साथ मेरे साथ समय बिताया।
बल्कि डोनेशन के नाम पर आश्रम को बहुत अच्छी रकम दे दी, जिसके कारण आश्रम के केयरटेकर मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी। वो पहले मुझे डांटा करती थी या फिर कभी मेरी गलतियों पर पीट दिया करती थी। उसने मुझे मारना या डांटना तो छोड़ो, कुछ कहना भी छोड़ गया था। मेरी गलती होने के बावजूद कभी मुझे कुछ नहीं बोली, हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, जो कि अलग था, पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। पर कुछ दिनों के अंतराल में धीरेन्द्र राठौड़ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मेरा वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था, ना ही मैं उस आश्रम को छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद को एडजस्ट कर चुकी थी और खुद को समझ चुकी थी। अब इन लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं। मगर मेरी एक न चली। सारिता आंटी तक ने इस बात का जिक्र किया कि धीरेन्द्र राठौर के अकेले होने पर आश्रम मुझे उन्हें नहीं दे सकता, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि उसने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल किया था। वो कुछ न कर पाई और उसके बाद कभी दोबारा उसने मेरी मुलाकात ना हो पाई। और फिर धीरेन्द्र राठौर मुझे वहाँ से अपने बड़े से आलीशान बंगले में ले आए। शुरुआत के कुछ दिन मेरे वहाँ पर बहुत अच्छे बीते। उनके घर पर उनके माँ बाप भी थे, यानी मेरे दादा दादी, जो कि मेरे से बहुत प्यार करते। मेरी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में ही समझा दिया था कि हालात चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं ये बात कभी न भूलूं कि मैं उनकी पोती हूँ और मेरे नाम के साथ उनका सरनेम जुड़ गया है। और अब मैं पूरी दुनिया में उनकी पोती और उनके सरनेम से जानी जाऊँ, ये उनकी ख्वाहिश थी। और यही कारण है कि आज तक मैंने दादाजी के सरनेम को अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ हो, उस घर से, उस ज़िंदगी से मेरी कड़वी यादें जुड़ी। पर मैं ये भूल नहीं सकती, वहाँ पर मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे लोग भी मिले, जिन्होंने आखिरी सांस तक केवल प्यार दिया और मेरे खातिर अपनी जान तक दे दी, ताकि मुझे नई ज़िंदगी मिल सके। जब इस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, जब मेरी सगी माँ ने मेरी कदर नहीं की, तब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए अपनी जान गंवाई, उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती थी। उसका गला भर चुका था, आंखों आंखों से आंसू लुढ़क कर पूरे चेहरे पर बिखरने लगे। सांस भारी हो गई और उसकी आंखों के आगे उन दो बुजुर्ग दंपतियों का चेहरा आ गया। आज भी उन्हें याद कर उसे अपने सीने में दर्द का एहसास होता था। जिन लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, उसे अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर उस पर अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर दी, लेकिन वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, बस अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता तड़पता देखती रही। आज भी उसे अपने उस बेबसी को याद कर बहुत बुरा लगता है। उसे तकलीफ होती है कि अगर वो उस वक्त सक्षम होती या फिर लड़ने के काबिल होती, जितनी ताकतवर वो आज है, अगर उस वक्त होती तो शायद उन्हें बचा लेती और वो उनके साथ थोड़ा और समय गुजार पाती। उसने पलटकर उसे देखा, उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उसकी गिरी आंखें सामने की तरफ झरने के पानी को देख रही थी। वह उसके बालों और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत कर रहा था। यह उसकी अतीत का पहला चरण था। अभी तो सबसे भयानक मंजर सामने आना बाकी था। थोड़ा समय बीता, उसने खुद को संभाल लिया। तब उसने उसे खुद से अलग किया। उसके चेहरे पर बिखरे आंसुओं को साफ करते हुए उसने कहा, क्या हुआ था आपके साथ और क्यों गई उन लोगों की जान? बताइए मिसेज राणा। जब आपको एक परिवार मिल गया था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? और आपके पिता, जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया था, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अभय उसके चेहरे की तरफ देखा नहीं। वो फिर अपने अतीत के उन यादों में खो चुकी थी, जहाँ से उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला था। अगर वह उसकी तरफ देखती या अपने होश में होती तो डेफिनेटली उसके पिता के जिक्र पर जो एक्सप्रेशन अभ्युदय के चेहरे पर आए, उन्हें देख उसे कुछ अंदाजा तो हो जाता, शायद कुछ तो गलत था। उसने एक बार फिर अपने अतीत में खोते हुए कहा, मैंने अभी तो बताया, शुरुआती दिन मेरे वहाँ पर बहुत अच्छे भी थे। मुझे पूरी तरह से ये एहसास दिलाया गया था, मेरे लिए उस जगह से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। मेरे लिए उन लोगों से अच्छा परिवार कोई हो ही नहीं सकता। दादा दादी के लिए बातें पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि उन्होंने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया। मगर मेरे पिता, जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। पिता, जिसे लोग तरह तरह की उपाधियां देते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। पिता, जिसके होने के कारण बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं
उस इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भरोसा ही नहीं, उन्होंने मुझे तोड़ दिया। आपको पता है, उस घर में उन तीनों के अलावा एक और शख्स रहता था, जो कहने को तो धीरेन्द्र राठौर की प्रेमिका थी, मगर वो बहुत अजीब थी। उसका एहसास मुझे उस एक रात हुआ था, जब एकदम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वो रूम में एंटर हो गई थी। मैं आराम से सोने की तैयारी कर रही थी, जब एकदम से मेरे कमरे में आते हुए पहले तो मुझसे बातें की, फिर मुझे अजीब तरह से छूने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक डर और घिन का एहसास मुझे गिराने लगा, मगर मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। उसने मुझे किसी को कुछ भी कहने से मना किया था। मैं पता नहीं क्यों उसकी बात मान गई, क्योंकि मैं उससे डर गई थी और वही मेरी पहली गलती थी। उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। वो मुझे छूने लगती, एक गहरी खामोशी के बाद भीगी लहजे में बोली, कभी मेरे कपड़े। वो आगे बोल नहीं पा रही थी। वही अब तक अभ्युदय की उंगलियां उसकी उंगलियों पर उलझी हुई थी। उनकी पकड़ उस पर मजबूत हो गई थी। उसकी गिरे आंखें पूरी तरह गहरी हो गई थी। उसका और इतना ज़्यादा ठंडा और भयानक हो गया था कि आसपास के साथ साथ अभय तक को ठंड का एहसास हुआ। उसने अपनी हरी लाल भीगी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा और इसी के साथ उसने झरने पर से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखा और इसी के साथ उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए उसने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसके एहसास को महसूस करने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर इसी तरह उसने अपने होंठ को उसके माथे पर लगाए रखा, फिर धीरे से पीछे हुआ। उसके सिर से सर लगाते हुए उसने कहा, इसके आगे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप बस इतना बताइए कि उन लोगों को भी क्या उसी औरत ने मारा और वही आपके वहाँ से भागने का कारण थी? और क्या धीरेन्द्र राठौड़ ने उस औरत को आपके साथ ये सब करने की परमिशन दी थी? उसने उसके कॉलर को मुट्ठी में भरते हुए कहा, हाँ, कुछ दिनों तक तो उसने बस इसी तरह मुझे टॉर्चर किया। फिर एक दिन उसने मेरे साथ रेप किया था। बड़ी मुश्किल से मैं उसकी चुंगल से भागते हुए जब उस शख्स के पास पहुंची, जो खुद को मेरा बाप कहने का दावा करता, उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी बिगड़ी हालत को देखने के बावजूद रिएक्शन नहीं दिया। घटिया सी हंसी हंसते हुए शराब की बोतल होठों से लगाए वह मुझको देख मुस्कुरा रहा था। जब एक बार फिर उस औरत ने उनके सामने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, वो खामोश हंसते हुए मुझे देख रहे थे। उस एक लम्हे में मुझे एहसास हुआ कि क्या वाकई सामने बैठा शख्स, जो कुछ दिन पहले तक मुझ पर अपना प्यार लुटा रहा था, तो मुझे अपनी रानी बिटिया कहकर पूरे घर में घुमा रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जो मेरा पिता, वो ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन उसकी खामोशी और उसकी गंदी हंसी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया और मुझ में इतनी ताकत आई कि मैंने उस औरत को दूर धकेला और नीचे भागती हुई और एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने दादा दादी के पास गई और वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। दोनों ने मेरी हालत को देखते हुए तुरंत रिएक्ट किया था और अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ मुझे बचाने की कोशिश की थी। उन दोनों ने अपनी आखिरी सांस तक मेरे लिए लड़ाई की। दादाजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे खिड़की के सहारे घर से बाहर भेजा था और मुझे कभी इस घर में लौटकर न आने के लिए कहा था। मैं उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि किस तरह से वो उन लोगों को मार रही। उसने दादी माँ का सर फोड़ दिया था और शराब की बोतल को दीवार पर मारते हुए उसने दादी माँ की गर्दन में घुसा दिया था। वह फिर भी अपनी लड़खड़ाती, उखड़ती और तड़पती सांसों के साथ मुझे बचाने के लिए उसका पैर पकड़े उसको रोक रही थी। दादाजी ने मुझे जोरदार धक्का दिया और इसी के साथ उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने नम आंखों से मुझे देखा और मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे, जब एक जोरदार चीख सुनकर मैंने पलट कर देखा और वो खून से लथपथ जमीन पर गिरे हुए नजर आए। उनकी आंखें अभी मुझे जाने का इशारा कर रही थी। मैंने एक आखिरी बार उन दोनों को देखा और वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता मैं वहां से कैसे आश्रम गई, कैसे मेरी मुलाकात आयशा से हुई और कैसे मैं वहां से आहिर और माहिर के साथ आई। बस मुझे इतना याद है कि जब मैं आश्रम पहुंची थी, उससे से पहले ही वो वहां मौजूद था। शायद उसे पता था कि मैं वहीं हूँ, क्योंकि एक वही जगह थी जहां मैं जा सकती थी। मुझे अपना होश नहीं था। जब मैं अपने होश में वापस आई थी, तो मैं खुद को एक बेसमेंट में पाया था, जहाँ पर मेरे तीनों साथी मुझे नजर आए।
मैं 2 महीने बेहोश थी और जब अपने होश में वापस आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था और सब कुछ बदल गया था। उस दिन मेरी मुलाकात आहिर और माहिर से हुई। वो बहुत अलग था क्योंकि मेरे सामने जो शख्स खड़े नजर आए उन्होंने मेरा बदला लेते हुए उस औरत को बुरी मौत दी थी और वह उन दोनों की जिंदगी का पहला कत्ल था जो उन्होंने साथ मिलकर किया था। हमारी इस दुनिया में आने का पहला कदम उन दोनों ने मेरे बदले को पूरा करके लिया था। उसने अभ्युदय की तरफ देखा और आगे कहा, उन्होंने केवल उससे मेरा बदला पूरा करने के लिए नहीं मारा था बल्कि अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। धीरेंद्र राठौर और उस औरत ने मिलकर उन दोनों के परिवार का खात्मा कर दिया था। उनके पिता जो कि अंडरवर्ल्ड में ही थे, वे भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। उनके लिए जैसे उनके बेटे वैसे ही हम दोनों। और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में हम चारों की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद लोगों को दिया और हमें अकेला छोड़कर चले गए। उसके बाद मुझे बहुत महीने लगे खुद को संभालने में, अपने कड़वे अतीत से बाहर आने में, और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी नई जिंदगी की। अभया धीरेंद्र राठौर से जी यानी कि गैंगस्टर अभया बनने की। और तब से यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है, केवल इस मलाल के साथ कि मैं आज भी उस इंसान तक नहीं पहुंच पाई जिसने मेरी जिंदगी को नरक बनाने की शुरुआत की थी। और वो आज भी खुली हवा में सांस लेता है और उसी के कारण मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, एक डर के साथ कि जब मेरा अतीत सबके सामने आएगा तो शायद अब मैं मर जाऊंगी क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास नहीं। अपनी बात कहने के साथ उसने अपने सर को उसके सीने से लगा लिया। उसने उसे खुद में समेटा और आंखें बंद करते हुए कहा, आपको अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अब आपके मन का बोझ कम हो गया। आपका डर खत्म हो गया कि मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा इस जिंदगी में मुमकिन नहीं है। उसने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अब आपके मशाले की जिम्मेदारी आपके पति की। अभ्युदय सिंह राणा अपने मिसेज राणा की कसम खाकर कहता है कि अब चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मगर मैं उस इंसान को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और खुद हम साथ मिलकर उसे उसकी गलती की सजा देंगे जिसने आपकी जिंदगी को नरक बनाया, आपको इतना बड़ा जख्म दिया। वो ज़्यादा दिनों तक इस खुली हवा में सांस लेने के काबिल नहीं रहेगा। उसे मौत का ऐसा तांडव देखने को मिलेगा कि वो आगे जन्म लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आप बस मेरा साथ दीजिए और भूल जाइए कि आपका अतीत कभी हमारे बीच आएगा। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। किसी को इजाज़त नहीं है सिवाय मेरे। जूनियर राणा और जूनियर प्रिंसेस राणा के अलावा हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। गहराई से उसकी आंखों में देखकर उसने उसके कानों के पीछे उसके बालों को लगाते हुए कहा, किसी को भी इजाज़त नहीं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो उसको देखते रह गई। एक तरफ जहाँ उसकी बातें सुनकर अपने सीने में सुकून का एहसास हुआ, वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर उसका चेहरा जलने लगा। होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई और अब जाकर अभ्युदय के सीने को ठंडक मिली और उसने एक बार फिर उसे अपने सीने में भींच लिया। दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए अपने ही ख्यालों में खो गए। वो पहले है कि उसके अतीत को जानता था। उस समय जब वो राणा पैलेस गया था और सीनियर राणा और उसके बीच कुछ बातें हुई थी, जिसके बाद उन्होंने उसे एक फाइल देकर वापस भेजा था। उन्होंने पहले ही उसे उसके अतीत की सच्चाई बता दी और साथ ही धीरेंद्र के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ उस फाइल के साथ उसे दे दिए। उनका और सीनियर राणा का कोई भी मामला हो, मगर उनके लिए अभी अभ्या जरूरी थी। आखिर उनके वारिस को वही तो जन्म देने वाली थी। उसकी जानकारी उन्हें कैसे मिली, इस बारे में उसने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था कि उनके सोर्सेज उनकी पहुंच से भी कहीं ज़्यादा है। सब कुछ जानने के बावजूद एक बार वह खुद उसके मुंह से सब कुछ जानना चाहता था ताकि उसका डर खत्म हो जाए। बाकी धीरेंद्र राठौर से उसके पहले से कुछ अपने मामले मौजूद थे। वो वैसे भी उनसे डील करने वाला था, मगर उसमें अभी वक्त था। लेकिन अब जब बात उसकी बीवी की थी, तब उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अब उसका पहला टारगेट धीरेंद्र राठौर था।